दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर। बात करने जा रहे हैं हम आज एक बेहतरीन पोएट और नॉवलिस्ट विलियम फॉकनर के बारे में। दोस्तों हम पीजीटी का जो सिलेबस मैं कवर कर रहा हूं उस सिलेबस को बिल्कुल कवर करने के मैं एकदम नज़दीक हूं और मैंने लगभग लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों मैं आगे के लेक्चर्स में आपको लिटरेरी टर्म्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और कुछ जानकारी आपकी हिस्ट्री यानी मूवमेंट्स के बारे में दूंगा। दोस्तों हम तो लगातार आप अध्ययन करते ही हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त आपको ज़रूरत है आपके दृढ़ विश्वास और कड़े परिश्रम की। आप कड़ी मेहनत करें और बेहतर तरीके से अपने जो है एग्ज़ाम को जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करें। दोस्तों ये टाइम है आपके प्रैक्टिस का। आप जो है प्रैक्टिस सेट जो भी आपके पास हो उसको प्रैक्टिस करें। जो भी राइटर्स ऑथर्स पोएट्स पर जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो उन पर प्रैक्टिस करें दोस्तों। और जो मेरे वीडियोज़ का महत्व है वो इतना है कि अगर आप खाली टाइम पर हैं या फिर आप बिल्कुल आपको अच्छा लगता है तो आप अपने अच्छे टाइम पर भी सुने, लेकिन अगर आप खाली टाइम पे हैं तो आप इनको प्ले कर लें और आप हेडफोन लगा सकते हैं या तो ऐसे ही आप इनको सुनते रहें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करेंगे आज विलियम फॉकनर के बारे में। दोस्तों विलियम फॉकनर के बारे में मैं एक ही सेंटेंस कहूँगा, इन द रेल्म ऑफ अमेरिकन लिटरेचर विलियम फॉकनर इज अ जाइंट। दोस्तों क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर के क्षेत्र में जो इनका योगदान रहा और जो इनको जिन प्राइज से इनको नवाजा गया वो सारे ये प्रस्तुत करते हैं कि इनके काम बहुत ही सराहनीय रहे दोस्तों। किसी भी राइटर या पोएट का कार्य सराहनीय तो होता ही है दोस्तों, लेकिन एक जो बेहतरीन प्रयत्न एक सामाजिक जो जिस सरोकार होता है, क्योंकि लिटरेचर से हम हमेशा रिलेट करते हैं अपने सोसाइटी को, और विलियम फॉकनर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सोसाइटी को अपने वर्क्स में दिखाने का पूरा प्रयत्न किया है दोस्तों। बिना हम टाइम को वेस्ट किए हुए इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए, ये तो हम कभी अपने खाली टाइम में पढ़ें कि राइटर के बारे में बहुत ज़्यादा जाने, पोएट के बारे में बहुत ज़्यादा जाने, हम बिल्कुल टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं विलियम फॉकनर के बारे में। इनकी कुछ लाइफ के बारे में जानेंगे और देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं एग्जाम में उनके बारे में दोस्तों जानेंगे। दोस्तों जो विलियम फॉकनर हैं इनका एक तो पूरा नाम सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि विलियम फॉकनर का पूरा नाम क्या है। दोस्तों विलियम फॉकनर का जो पूरा नाम है वो है विलियम कुथबर्ट फॉकनर। इनका नाम पूरा है दोस्तों विलियम कुथबर्ट फॉकनर। और ये जो पैदा हुए थे दोस्तों ये 1897 में पैदा हुए थे और इनके जो प्लेस है, जिस प्लेस पर ये पैदा हुए उसका नाम है न्यू एल्बनी मिसिसिपी, यूएसए में दोस्तों ये पड़ता है। ये न्यू एल्बनी मिसिसिपी में 1897 को पैदा हुए थे दोस्तों। और इनके जो फादर हैं, इनके फादर का नाम जो है दोस्तों वो है मुरे कुथबर्ट फॉकनर। इनके फादर का नाम जो है मुरे कुथबर्ट फॉकनर है और इनकी जो मदर का नाम है वो है मॉड बटलर। इनकी जो मदर हैं वो हैं दोस्तों मॉड बटलर। और इनके जो एजुकेशन इनकी जो हुई वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में हुई इनकी एजुकेशन और ऑक्सफोर्ड, यानी कि दोनों जगह इन्होंने दोस्तों एजुकेशन ली। उनकी जो शादी हुई थी दोस्तों तो इन्होंने शादी की थी स्टेला ओल्ड हैम से। स्टेल ओल्ड हैम से दोस्तों इन्होंने शादी की थी 1929 में दोस्तों इन्होंने स्टेल ओल्ड हैम से शादी कर ली थी। और दोस्तों जो ये विलियम फॉकनर हैं तो इन्होंने देखिए क्या क्या किस किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। तो ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। दूसरा है शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा दोस्तों ये एक पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। और चौथा जो है वो है ये स्क्रीन प्ले राइट के रूप में भी दोस्तों जाने जाते हैं। यानी कि जो विलियम फॉकनर हैं, विलियम कुथबर्ट फॉकनर हैं जो 1897 में पैदा हुए, इनके पेरेंट्स मुरे कुथबर्ट फॉकनर और मॉड बटलर हैं और इन्होंने जो एजुकेशन पाई वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी और ऑक्सफोर्ड में पाई। शादी इन्होंने स्टेल ओल्ड हैम से करी थी और इनका जो योगदान है दोस्तों इन्होंने 4 रूपों में कार्य किया। एक तो अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, दूसरा शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और तीसरा दोस्तों ये पोएट हैं। ये मैंने दो बार आपको रिवाइज करके बता दिया ताकि आपके दिमाग में सारी बातें बनी रहें दोस्तों। इनको दोस्तों लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों 1894 में। उनको लिटरेचर के नोबेल प्राइज से दोस्तों 1894 में नवाजा गया था। ये दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी एक
लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज़ जो, वो इनको मिला। तो और एक बार ये पूछा भी गया पीजीटी में कि कब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। दोस्तों इनको पुलित्ज़र प्राइज़ जो है, पुलित्ज़र प्राइज़ भी इनको 2 बार मिला था और वो भी फिक्शन के लिए ही मिला। इनकी फिक्शन राइटिंग के लिए। एक इनका वर्क है अ फेबल 1955 में जो आया था, और दूसरा है रेवर्स, ये इनका लास्ट वर्क है दोस्तों। रेवर्स जो इनका वर्क है वो लास्ट वर्क है 1963 में दोस्तों जो आया था। एक्चुअली में जो रेवर्स है लास्ट वर्क तो है ही, और इनकी 1962 में दोस्तों इनकी डेथ हो गई थी। तो पोस्टह्यूमसली मतलब यानी कि आफ्टर डेथ जो पुलित्ज़र प्राइज़ उनको दिया गया था दोस्तों, तो वो आफ्टर डेथ इनको दिया गया था रेवर्स के लिए दोस्तों 1963 में, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी वो हो गई थी 1962 में दोस्तों अगले पॉइंट को देख लें हम। इनको नेशनल बुक अवार्ड भी दिया गया था दोस्तों, और जो नेशनल बुक अवार्ड दिया गया था तो इनके कलेक्टेड स्टोरीज के लिए दिया गया था, जो 1951 में दोस्तों पब्लिश्ड हुई थी। और दूसरा इनका जो कलेक्शन था वो था अ फेबल, यानी जो नेशनल बुक अवार्ड था ये इन्हें 2 वर्क के लिए मिला। अ फेबल के लिए मिला था दोस्तों, और दूसरा वर्क है इनका कलेक्टेड स्टोरीज और ए फेबल। जो कलेक्टेड स्टोरीज है वो 1951 में आया था दोस्तों, और जो फेबल इनका जो वर्क है दूसरा वो 1955 में आया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इनके वर्क में जब आप देखते हैं इनके वर्क में, तो एक रीजनल सेटिंग आपको देखने को मिलती है। हमेशा ये जो है अमेरिका के साउथ पार्ट के बारे में ये लिखते हैं, और साउथ पार्ट्स में आप देखते हैं कि एक क्षेत्र जो है इनके बहुत ही ज़्यादा जिक्र में आता है, वो है योकना पाटफा। जो भी इसको पढ़ सकें आपकी योकना पाटफा, ये जो दोस्तों प्लेस है ना, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो प्लेस है दोस्तों, इन्होंने इस प्लेस को डिपिक्ट किया हुआ है अपने लगभग वर्क्स में। और जैसे कि हार्डी ने वेसिक्स के बारे में लिखा, आर के नारायण ने मालगुडी के बारे में लिखा, तो ये भी लिखते हैं योकना पाटफा के बारे में दोस्तों। और इस प्लेस के बारे में इनकी जो ज़्यादातर रीजनल सेटिंग है ये यहीं पर आपको दोस्तों मिलती है। पूछ लिया जाता है कि जो योकना पाटफा जो कंट्री है, मतलब एक कंट्री साइड है, वहाँ की सेटिंग दोस्तों देखने में किसके वर्क्स में मिलती है, तो वो है आपके विलियम फॉकनर। और ये एक रीजनल सेटिंग का दोस्तों ये प्रारूप है, जैसे कि आपके टॉमस हार्डी वगैरह ने किया। दोस्तों इनके जो वर्क हैं वो किस टेक्निक के थ्रू लिखे हुए हैं, वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। दोस्तों जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक है ना, तो एक्चुअली में इसको प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक लिखी गई थी। हेनरी जेम्स के भाई थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने दोस्तों वर्क लिखा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में ही दोस्तों उन्होंने जिक्र किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। एक्चुअली में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वो होती है कि जब आप जैसे किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और मतलब कड़ी दर कड़ी, लाइन बाय लाइन आप उस चीज़ को सोचते चले जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक सोचते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब यानी कि आप जागरूक हैं लेकिन एक धारा प्रवाह दोस्तों सोचते चले जाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। और जो है विलियम जेम्स भी इसमें इन्होंने बेहतरीन कार्य किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, और वर्जीनिया वुल्फ का भी नाम आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो दोस्तों ये जो हैं आपके विलियम फॉकनर, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को अपनाया था अपने वर्क्स के लिए। दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के आते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट वर्क्स में दोस्तों देख लेते हैं हम। इनका एक वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी। दोस्तों ये जो इनका नॉवेल है वो लिखा हुआ है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में ही। मैंने जैसे कि बताया है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में ये लिखते हैं, और ये जो पब्लिश्ड हुआ था ये 1929 में दोस्तों पब्लिश हुआ था द साउंड एंड द फ्यूरी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा हुआ ये नॉवेल। और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि इसमें इन्होंने जो मैंने बताया था आपको कि ये एक रीजन को डिपिक्ट करते हैं, फिक्शनल टाउन को, वो इसमें है योकना पाटफा। ये इनका दोस्तों जो वर्क जो प्लेस है फिक्शनल टाउन, इस वर्क में आता है द साउंड एंड द फ्यूरी में दोस्तों। और इन्होंने जो इस जो नॉवेल का दोस्तों जो डिवीजन है, इस नॉवेल का डिवीजन है 4 पार्ट में। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड दोस्तों नॉवेल है, और ये क्रोनोलॉजिकली डिवाइडेड है। और इसमें जो
कैडेंस नाम का कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर है इसका, इस वर्क का कैडेंस नाम का जो कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर है। और बेंजामिन के रूप में दोस्तों विलियम फॉकनर ने काफ़ी हद तक खुद का डिपिक्शन करने की कोशिश की है। बेंजामिन एक बेंजामिन कैरेक्टर है, उसके रूप में खुद को फॉकनर ने खुद को ही अपने आप को, मतलब अपने आप की जो आइडेंटिटी है, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनका जो एक अपना तरीका है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। दोस्तों जो ये इसका टाइटल है द साउंड एंड द फ्यूरी, ये कहाँ से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। ये दोस्तों लिया गया है मैकबेथ से। विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है जिसको मैकबेथ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये बेहतरीन 4 ट्रेजेडीज में से एक है। और ये जो इसका जो एक्ट 5th और सीन 5th है दोस्तों, उसमें कुछ लाइन्स आती हैं। वो लाइन है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी एंड सिग्निफाइंग नथिंग। ये जो दोस्तों पूरी लाइन्स है जो मैंने आपको बोल दिया, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, दोस्तों ये जो लाइन है तो यहीं पर आता है फुल ऑफ साउंड एंड द फ्यूरी। तो ये जो यहाँ से साउंड एंड फ्यूरी है, द साउंड एंड द फ्यूरी, ये टाइटल दोस्तों यहीं से आता है विलियम फॉकनर का, और उन्होंने यहीं से डिराइव्ड किया जो है टाइटल अपने नॉवेल का। दोस्तों अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं, एब्सोलेम एंड एब्सोलेम। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है वो है एब्सोलेम एंड एब्सोलेम। दोस्तों जो एब्सोलेम एंड एब्सोलेम है ये पब्लिश हुआ था 1936 में, और इसका जो सब टाइटल है अ बॉयज एम्बिशन। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एब्सोलेम एंड एब्सोलेम का सब टाइटल क्या है, तो वो है दोस्तों अ बॉयज एम्बिशन, और ये आया था 1936 में। दोस्तों कब आया था दोस्तों, पब्लिश हुआ ये 1936 में, और इसका जो सब टाइटल है अ बॉयज एम्बिशन है। दोस्तों ये एक गोथिक ये एक गोथिक फिक्शन है, गोथिक नॉवेल है दोस्तों, जिसकी सेटिंग इटली में है। और ये सिविल वार, आफ्टर सिविल वार की जो कंडीशन है उन कंडीशंस के साथ डील होता है दोस्तों, आफ्टर सिविल वार। और जिसमें जो स्टोरी है, द स्टोरी इज फ्लैशबैक। और जो इसमें एब्सोलेम एंड एब्सोलेम वर्क में 1936 में पब्लिश्ड इस वर्क में जो कहानी है वो कहानी है मतलब फ्लैशबैक की। एक्चुअली में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के थ्रू लिखा हुआ है ये। और उसमें फ्लैशबैक में क्या है कि क्विंटिन नाम का एक कैरेक्टर है जो कॉम्पसन से बताता है ये कहानी। क्विंटिन नाम का कैरेक्टर जो है कैम्पसन से बताता है, और जो क्विंटिन और कैप्सन है दोनों लोग, ये दोनों दोस्तों पार्टनर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रूममेट हैं दोनों लोग, और वहीं पर ये बात बताते हैं। क्विंटिन जो है कैम्पसन से ये बात बताते हैं, यानी इसकी जो स्टोरी लाइन है एब्सोलेम एंड एब्सोलेम की, तो वो यहीं से शुरू होती है, और ये इस बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में ये कहानी चलती रहती है। दोस्तों अगले पॉइंट को देखें कि टॉमस सटपेन, एक इसमें कैरेक्टर है दोस्तों टॉमस सटपेन, ये मेन कैरेक्टर हैं इस वर्क के एब्सोलेम एंड एब्सोलेम के, और इनकी राइज और फॉल के साथ ये कहानी डील होती है दोस्तों। जो एक्चुअली में सटपेन हैं जो, तो ये एक काफ़ी गरीब हैं, ये वाइट मैन हैं लेकिन काफ़ी गरीब हैं दोस्तों। तो ये चाहते हैं कि ये अब वापस आकर के वर्जीनिया से दोस्तों ये वापस आएंगे और ये मिसिसिपी में आ जाएंगे। वर्जीनिया से मिसिसिपी आएंगे और मिसिसिपी में काम करके कुछ बेहतर सा वहाँ पर कुछ पैसे कमा लेंगे और अपनी जो है कंडीशन को वेल तरीके से इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता कुछ नहीं है दोस्तों। ये आते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं टॉमस सटपेन, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होते दोस्तों। और इसमें दोस्तों एक पीलन है जो है 1935 में एक वर्क है पाइलन, PYLON। पाइलन इज अ वर्क नॉट सेट इन योकनापटफा। जो इनका जो रीजन जिसके बारे में दोस्तों ये लिखते हैं ऑलवेज विलियम फॉकनर आपके, तो इनका एक वर्क है फाइलन PYLON जो 1935 में आया था दोस्तों। और ये एक ऐसा वर्क है जिसकी सेटिंग दोस्तों इनका रीजन नहीं है योकनापटफा। और दोस्तों अगले जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, द अनरैंक्विस्ड एक वर्क है इनका जो 1938 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। इस वर्क के बारे में एक बार पूछा गया आपके PGT एग्जाम में, जो अनरैंक्विस्ड वर्क है ये कब पब्लिश्ड हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1938 में। और दोस्तों इसकी कोई विशेष वो नहीं है कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ें, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल पर नहीं जाता। अगला पॉइंट जो है दोस्तों इनकी ट्रिलॉजी के बारे में है। जो फॉकनर थे विलियम फॉकनर, तो उन्होंने एक ट्रिलॉजी लिखी, जिसमें ट्रिलॉजी में ऑलवेज दोस्तों आपको देखने को मिलता है कि 3 वर्क होते हैं। ट्री यानी कि 3,
ट्रिलॉजी से आप समझें कि उसमें 3 वर्क होंगे दोस्तों, और ये ट्रिलॉजी है, इसमें पहला वर्क है दी हैमलेट, 1940 में आया था, पब्लिश हुआ था दोस्तों। यहां से दोस्तों एक और पॉइंट बनता है, एग्जाम पॉइंट, वो ये बनता है कि जो हैमलेट ट्रेजेडी ऑफ डेनमार्क जो वर्क है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और वो उनकी बेहतरीन ट्रेजेडी है। लेकिन दोस्तों जो ये दी हैमलेट वर्क है 1940 में पब्लिश्ड हुआ था, तो ये विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है दी हैमलेट दोस्तों, और 1940 में आया था। तो ये दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें, हैमलेट और दी हैमलेट में, हैमलेट शेक्सपियर का है और दी हैमलेट 1940 में आया। ये जो है ट्रिलॉजी का पार्ट है, विलियम फॉकनर की ट्रिलॉजी का, और ये विलियम फॉकनर का वर्क है दोस्तों। अगला पॉइंट जो है ये है कि दी टाउन, इसका अगला मतलब जो ट्रिलॉजी है, फर्स्ट तो हो गया दी हैमलेट, सेकेंड जो पार्ट है उसका है, उसको बोलते हैं हम दी टाउन, दी टाउन नाम से इनका जो वर्क है वो दूसरा है, 1957 में दोस्तों आया हुआ था। और जो तीसरा पार्ट है उसका है दी मैंसन, यानी कि दी हैमलेट, दी टाउन, दी मैंसन। ये एक दोस्तों मतलब आप देख रहे हैं ना कि बढ़ते क्रम की सीरीज है। जैसे हैमलेट मीन्स होता है छोटा सा गांव, टाउन उससे थोड़ा सा बड़ा सा, लेकिन मैंसन बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंसन मीन बहुत बड़ा एक कोई प्लेस या घर टाइप की चीज जगह होती है वो। 1959 में दोस्तों ये आया था दी मैंसन। अगला पॉइंट है, इसे दोस्तों स्नोप या स्नोप्स ट्रिलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने इस पर टिक कर दिया कि ये स्नोप्स ट्रिलॉजी नाम से भी जाना जाता है। विलियम फॉकनर की ट्रिलॉजी को इसको स्नोप्स ट्रिलॉजी नाम से भी हम जानते हैं। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो आपके जैसे वन लाइनर टाइप के ये पॉइंट हैं जो एकदम बुलेट शॉट हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो विलियम फॉकनर जो थे वो एक एल्कोहलिक थे। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में देखिए इनका एल्कोहल से जो प्यार था वो बहुत बड़ा था। ये बहुत ज़्यादा ओवर ड्रंकार्ड थे। ये काफ़ी जब पी लेते थे तो अपने आप में अपने तैस में आ जाते थे दोस्तों। क्या हुआ कि जो एस एंडरसन इनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने इनको काफ़ी इनकरेज किया था, काफ़ी इनको इनकरेज किया कि ये लिखें कुछ। और इनके कहने पर ही दोस्तों इन्होंने जो पहला नॉवेल लिखा था, इन्हीं के जो है एंडरसन शेरवुड, जो है एस एंडरसन का जो पूरा नाम है वो है शेरवुड एंडरसन। और इनके ही कहने पर दोस्तों 1926 में इन्होंने सोल्जर्स पे पहला वर्क लिखा हुआ था। और इनसे ये काफ़ी दोस्तों प्रभावित रहे क्योंकि ये हमेशा इनको इंस्पायर करती रही लिखने के लिए। लेकिन दोस्तों बात ये रही ना कि जो शेरवुड एंडरसन रही, इनकी जो फ्रेंड रही, तो इनसे इनके रिश्ते ख़त्म हो गए। वक्त है, वक्त की बात है, क्योंकि इनका जो प्रेम था दोस्तों वो लिखकर के साथ था और एस एंडरसन को ये सारी चीज़ पसंद नहीं थी और उन्होंने लिखकर के लिए ही दोस्तों एस एंडरसन का साथ विलियम फॉकनर ने छोड़ दिया। बल्कि इन्होंने जो शुरुआत किया था, राइटिंग शुरुआत की थी दोस्तों, तो इन्होंने एस एंडरसन यानी शेरवुड एंडरसन के ही कहने पर स्टार्टिंग की थी दोस्तों। तो यानी कि विलियम फॉकनर जो थे आपके इतने ज़्यादा एल्कोहलिक थे कि उन्होंने अपनी यारी दोस्ती तक तोड़ दी अपनी ड्रिंकिंग के लिए दोस्तों। अगले पॉइंट पर हम आते हैं। फॉकनर हैज़ रिटन अबाउट द साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका। विलियम फॉकनर ने जो लिखा यॉकना पठाओ वफा, जो इनका वो है प्लेस है दोस्तों, तो ये इस वर्क का जो ये इनका जो दोस्तों ये प्लेस है, ये साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है। एक्चुअली में साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के बारे में दोस्तों इन्होंने लिखा, और ये जियोकना पैटवफा जो इनका प्लेस है वो भी साउदर्न पार्ट का ही है। और इन्होंने उसी प्लेस के बारे में, उसी पार्ट के बारे में, साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के ही बारे में दोस्तों इन्होंने लिखा। ये क्वेश्चन बनता है कि विलियम फॉकनर ने अमेरिका के किस पार्ट के बारे में लिखा, तो दोस्तों ये है साउदर्न पार्ट। अगला दोस्तों पॉइंट है, हिज वर्क्स डील विद हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। यानी साउथ अमेरिका की जो पार्ट के बारे में तो लिखते रहे, और योकना पटवफा जो इनका प्लेस है, एक्चुअली में इमेजनरी प्लेस है, वो उस इमेजनरी प्लेस के बारे में दोस्तों लिखते रहे। और इनके जो वर्क हैं तो इनके डील होते हैं किसके साथ, हिस्ट्री के साथ, लीजेंड्स के साथ। वो जो साउथ अमेरिका की जो हिस्ट्री है, साउथ अमेरिका का जो लीजेंड है, लीजेंड और हिस्ट्री का ब्लेंड है इनके वर्क में आपको देखने को मिलता है। हिस्ट्री और लीजेंड्स, इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं आप विलियम फॉकनर के वर्क्स में दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों है, ही वॉज द चैंपियन ऑफ इलिटरेट पुअर वाइट एंड नीग्रो। दोस्तों ये जो विलियम फॉकनर थी, इनकी सबसे अच्छी बात ये थी, देखिए पियक्कड़ बहुत थे,
ड्रंकार्ड थे, उन्होंने शेरवुड एंडरसन से अपने रिश्ते भी खराब कर लिए, रिश्ते तोड़ लिए। बल्कि शेरवुड एंडरसन के कहने पर ही इन्होंने पहला अपना जो वर्क है सोल्जर्स पे लिखा था 1926 में। लेकिन दोस्तों बात ये होती है कि कभी कभी व्यक्ति किसी चीज़ का इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि उन सारी चीज़ों को वो छोड़ सकता है केवल एक चीज़ के लिए, और उनकी ये एक यही गलती थी। दोस्तों आगे ये जो बात मैं बता रहा हूँ आपको कि वो चैंपियन थे इलिटरेट और पुअर लोगों के। दोस्तों वो चैंपियन थे क्योंकि उन्होंने इलिटरेट और पुअर लोगों का डिपिक्शन किया अपने वर्क्स में। वाइट हो, वो नीग्रो हो, वो किसी भी जो है कम्युनिटी से हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, इस चीज़ को ये चीज़ उनके लिए मैटर नहीं करती थी, बल्कि मैटर करता था उनके लिए लिखना, वो भी साउदर्न अमेरिका के बारे में। दोस्तों ही यूजेज लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इन हिज नॉवल, और उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है अपने नॉवेल्स में वो पोइट्री तक की यूज कर दी, यानी कि इन्होंने पोइटिक लैंग्वेज यूज कर डाली है अपने नॉवेल्स में। दोस्तों अगला पॉइंट है आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फार टू डाइन विद स्ट्रेंजर्स। दोस्तों ये स्टेटमेंट है विलियम फॉकनर का। एक्चुअली में क्या घटना हुई थी दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो कैनेडी थे, प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के कैनेडी, इन्होंने इनको इनवाइट किया, विलियम फॉकनर को इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे साथ डिनर करिए। लेकिन जो है विलियम फॉकनर का सीधे और सपाट शब्दों में कहना था आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फार टू डाइन विद स्ट्रेंजर्स। इन्होंने कहा कि मैं इतना बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं वहाँ उतनी दूर एक तो मैं चल करके जाऊँ, वो भी किसके लिए, डाइनिंग करने के लिए, उनके साथ रात्रि का भोजन करने के लिए, डिनर के लिए उनके पास जाऊं, और वो भी उनके पास जो स्ट्रेंजर्स है मेरे लिए, तो मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। ये दोस्तों इनका स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। और एक किसने बुलाया था इनको दोस्तों, वो थे कैनेडी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है यूलिसिस इज अ नॉवेल रिटन बाय फॉकनर। दोस्तों यूलिसिस जो नॉवेल है ये लिखा गया है एक्चुअली में विलियम फॉकनर के द्वारा। दोस्तों यूलिसिस एक वर्क है जो है आपके जेम्स जॉयस का भी एक वर्क है दोस्तों, और यूलिसिस जो है वर्क है इनका विलियम फॉकनर का। दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों रेवर्स नॉवेल जो है ये लास्ट है उनका। और यूलिसिस दोस्तों एक पोयम भी है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था, ये बात आप बिल्कुल नोट कर लें। अगले पॉइंट पर हम दोस्तों आते हैं कि जो रेवर्स नॉवेल है वो लास्ट था किसके द्वारा, विलियम फॉकनर के द्वारा। रेवर्स जो वर्क था दोस्तों इसके जिसके लिए इनको प्राइज मिला था, वो रेवर्स वर्क इनका जो है ये लास्ट वर्क था, 1963 में आया था। क्योंकि 1963 मतलब 2 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी 62 में, अब 63 में जब आया तो ये इनका लास्ट वर्क रहा, और इसके लिए ही इन्हें प्राइज भी दिया गया था। दोस्तों अगला पॉइंट है सोल्जर्स पे। मैंने अभी आपको बताया कि सोल्जर्स पे जो है 1926 में आया था, और ये इनका फर्स्ट वर्क था। लास्ट वर्क था रेवर्स और फर्स्ट वर्क था सोल्जर्स पे जो 1926 में आया था, और ये आया था 1963 में। दोस्तों जो ये विलियम फॉकनर का ये जो एक्चुअली में सोल्जर्स पे वर्क है, मैंने भी बताया था कि शेरवुड जो थी तो शेरवुड एंडरसन से जो है ये प्रभावित होकर के उनके कहने पर ही दोस्तों इन्होंने इस वर्क को लिखा था। अगला पॉइंट है द चीफ राइवल ऑफ फॉकनर वाज हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो थे उनके चीफ राइवल में से गिने जाते हैं दोस्तों। और जो आपके विलियम फॉकनर के चीफ राइवल हैं वो चीफ राइवल में हैं आपके अर्नेस्ट हेमिंगवे। दोस्तों तो ये ऑल अबाउट ये तो रही बात आपके विलियम फॉकनर के बारे में दोस्तों। और अगले लेक्चर में जो मैं आऊँगा तो मैं अगले लेक्चर में आपसे बात करूँगा अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये सारे अमेरिकन्स जो है आपके आथर्स खत्म हो चुके होंगे दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और इन्जॉय करते रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप बेफिक्र होकर के मुझे कॉल करें या मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।